है एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना। एकलव्य बेस्ट लेक्चर नंबर 52 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने 51 यानी कि 51 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। पूरा का पूरा केमिस्ट्री आपको दे दिया गया है। केमिस्ट्री में आपको 11 सेट दिया गया है, प्रैक्टिस सेट दिया गया है। अब हम लोग फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तो फिजिक्स को प्रैक्टिस सेट अभी कुछ लेक्चर्स के बाद आएगा। उसके पहले में कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं, उसको मैं वन शॉट में आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो आज जो हमारा वीडियो होगा, ये हमारा वीडियो होगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पर। ठीक है, एक बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इसको ढंग से पढ़िएगा, इसके थ्योरीज को पढ़िएगा तो बहुत ही इजी चैप्टर लगेगा। ये कोई टफ चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म यानी कि गतिशील आवेश तथा चुंबकत्व को आज हम लोग इस चैप्टर में पूरा का पूरा देखेंगे। मतलब कि वन शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा करके आपको दे दिया जाएगा। तो क्लास 12 2025 के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है और होप सो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग पूरे बैच को फॉलो करते आ रहे होंगे। ठीक, तो पेन और पेपर ले लीजिए और पेन और पेपर के साथ आपको नोट्स भी बनाना है और प्रॉपर नोट्स बनाना है, क्योंकि इसमें मैंने सारा चीज मेंशन कर रखा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। A to Z सारा चीज बताया है, थ्योरी से लेकर के और कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को आप कर लोगे अगर यहां से आप कंसेप्ट और थ्योरीज कर लेते हो तब। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के। तो ऑर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसके पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया गया था कि विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। तो आवेश के प्रवाह के दौर को विद्युत धारा कहा जाता है, मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज सेड टू बी करंट। तो ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में हम क्या देखेंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख करके लाया हूं पहले से, और आपको भी प्रॉपर नोट्स बनाना होगा। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट को देखिए। देखिए, जब एक धारावाही तार कहने का मतलब होता है करंट कैरिंग वायर, वैसा तार जिसमें से करंट फ्लो करता हो, वैसा तार जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करता हो, तो उसको करंट कैरिंग वायर यानी कि धारावाही तार कहा जाता है। तो जब एक धारावाही तार यानी कि करंट कैरिंग वायर के समीप कंपास को लाया जाता है, ठीक है, कंपास को लाया जाता है, तब उसमें डिफ्लेक्शन उत्पन्न होता है। डिफ्लेक्शन कहने का मतलब होता है कंपास का जो सुई होता है वो डिफ्लेक्ट करने लगता है, हिलने डुलने लगता है। ठीक, और इसको क्या कहते हैं, ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो क्या देखा गया, सो देखिए डायग्राम में। देखिए, एक करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है, और करंट कैरिंग वायर के आसपास हमने क्या किया कि कंपास ला दिया। अब ये करंट कैरिंग वायर के आसपास यहाँ पे जैसे हम कंपास को यानी कि इस नीडल को हम यहाँ पे लाएंगे, क्या होगा कि इसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब जब इसमें डिफ्लेक्शन होने लगेगा तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ये जो करंट कैरिंग वायर है ये अपने आसपास कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता होगा। ठीक, तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ऑर्स्टेड का, कि जब एक धारावाही तार मतलब कि करंट कैरिंग वायर के समीप कंपास को लाया जाता है तब उसमें डिफ्लेक्शन उत्पन्न होने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि करंट कैरिंग वायर, एक मिनट यहाँ पे वायर भी है, करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, करंट कैरिंग वायर जो होता है वो अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये ऑर्स्टेड नाम के एक साइंटिस्ट ने बता दिया। अब देखिए, यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है और ये चारों तरफ अपने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और आपको बता दे कि यहाँ पे जो मैं बी लिखा हूं, इस बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र होता है। और इस पूरे चैप्टर में, ये चैप्टर मतलब देखिए करीब करीब मेरे पास 59 स्लाइड है, और 59 स्लाइड जब आप लिखने बैठोगे तो आपका भी लगभग इतना हो जाएगा। तो इसीलिए इस चैप्टर को आप एकदम ध्यान से देखिए, नोट्स बनाने में टाइम भी लगेगा। तो इस पूरे चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि जहां कहीं पर भी बी आएगा, जहां कहीं पर भी बी आएगा उसका मतलब होगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, बी का मतलब हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि इसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है
कि जो चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी अनुसार इसको चैप्टर नंबर 4 बोला जाएगा। इसमें पूरा का पूरा चैप्टर में भी जहां कहीं भी आएगा उसको बोला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है, अब यही ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट था और इसको होप सो आप समझ गए होंगे। अब इसमें एक और डायग्राम को आप देखिए, करंट कैरिंग वायर है। अब करंट कैरिंग वायर में यहाँ पे कंपास लाया गया। अब कंपास जैसे इसे में धारा हम प्रवाहित करते हैं, जैसे इसमें हम करंट फ्लो कराते हैं, इस कंपास में डिफ्लेक्शन आने लगता है। इसका मतलब यही हुआ कि इसे करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता होगा और इसी को ऑस्टेड ने अपना एक्सपेरिमेंट से दिखाया था। ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं मैक्सवेल से राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल ने अपना दक्षिण हस्त के नियम में क्या बोला था? तो मैक्सवेल नाम के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, क्योंकि पूरा का पूरा जब आप आगे जाओगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब कि उसमें जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात आती है तो पूरा का पूरा मैक्सवेल के इक्वेशन से भरा पड़ा है। और मैग्नेटिक मतलब कि मैग्नेटिज्म के फील्ड में मैक्सवेल का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैक्सवेल ने कई सारे फॉर्मूले दिए, मैक्सवेल ने कई सारे इक्वेशंस दिए। तो मैक्सवेल ने यहाँ पर भी अपना एक थ्योरी दिया कि किसी धारावाही तार को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार से पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो। ठीक है, मतलब कि मान लेते हैं कि ये करंट कैरिंग वायर है, एक धारावाही तार है और इसको दाहिने हाथ के मुट्ठी से ऐसे पकड़ना है कि अंगूठा जो हो वो विद्युत धारा की दिशा को बताए, ये जो बाकी उंगलियां हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। यानी कि जब हम किसी धारावाही तार को अपने दाहिना हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार से पकड़ लेते हैं कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, तब बाकी उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए अब इसको डायग्राम की सहायता से भी आपको दिखा दिया जाएगा। मैंने फिर से आपको अभी बता रहा हूं कि एक करंट कैरिंग वायर है और इसमें इसको ऐसे मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ना है कि जो अंगूठा है ये विद्युत धारा की दिशा को बताता हो। जब अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को बताने लगता है तो बाकी जो उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को बताएगा। और यही है मैक्सवेल का स्टेटमेंट और इसको कहते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। देखिए यहाँ पे एक करंट कैरिंग वायर है। अब करंट कैरिंग वायर को क्या किया गया कि दाहिना हाथ की मुट्ठी से, जैसे कि करंट कैरिंग वायर है और इसमें करंट जा रहा है ऊपर की ओर, तो दाहिना हाथ की मुट्ठी से ऐसे पकड़ा गया और मुट्ठी से ऐसे जैसे पकड़ेंगे तो बाकी जो फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताएगा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। और ये कंडक्टिंग वायर है। तो यही था मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। चलिए अब देखते हैं बायोट सावर्ट लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोट सावर्ट लॉ को बायोट सावर्ट का नियम कहा जाता है। और आपको बता दें कि ये बायोट सावर्ट लॉ बिहार बोर्ड 2022 में पूछा हुआ था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ था। तो चूंकि ये ऐसा चैप्टर है, मतलब कि इस वीडियो में मैंने ऐसा ऐसा तरीका से नोट्स को लिखा है, ऐसा ऐसा इसमें कंसेप्ट बताया है कि उसके जरिए आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस को कर लोगे। बस आप पूरा का पूरा लेक्चर्स को देख लो। आप इंटू 2 में भी देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव 2 नंबर 5 नंबर सारे प्रकार के क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब बायोट सावर्ट लॉ यानी कि बायोट सावर्ट नियम में हम देखते हैं कि जब इसका डिफिनेशन लिखने की बारी आएगी तो हम डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो किसी करंट एलिमेंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र और उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए बायोट सावर्ट लॉ का उपयोग किया जाता है। यही इसका डिफिनेशन है। डिफिनेशन को फिर से समझिए। किसी करंट एलिमेंट मतलब कि एक धारा का एक छोटा सा अंश होगा, एक करंट का छोटा सा एलिमेंट होगा, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र और उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हम जिस नियम का उपयोग करते हैं उस नियम को बायोट सावर्ट लॉ कहा जाता है। ठीक है, एक छोटा सा करंट एलिमेंट और उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड और उसका डायरेक्शन निकालना हो तो किसका उपयोग किया जाएगा? बायोट सावर्ट लॉ का उपयोग किया जाएगा। अब देखते हैं जरा बायोट सावर्ट लॉ का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। देखिए, लेट अस सपोज ये करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और इस पूरा का पूरा वायर का लेंथ L है। अब इससे R दूरी पर एक पॉइंट P है। ठीक, यहां से R दूरी पर क्या है? एक पॉइंट P है और इस डिस्टेंस का मान R है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट काटते हैं।
एक छोटा सा करंट एलिमेंट काटेंगे तो पूरा का पूरा वायर का लेंथ कितना है L, तो छोटा सा जब करंट एलिमेंट को काटेंगे तो क्या हो जाएगा dl हो जाएगा, और इसके बीच का एंगल ले लेते हैं थीटा। तो ये पूरा का पूरा वायर है जिसका लेंथ L है और इसमें करंट I फ्लो हो रहा है। अब जब करंट I फ्लो होगा तो इससे r दूरी पर किसी भी एंगल पर थीटा पर, चाहे थीटा का मान 30 ले लीजिए, चाहे 90 ले लीजिए, चाहे 60 ले लीजिए, किसी भी एंगल पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मान निकालना हो तब उसके लिए हम यूज करते हैं बायोट सावर्ट लॉ, यानी कि बायो सावर्ट का नियम। ठीक, तो यहां से हम यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट P। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें P पर निकालना है। यहां से r दूरी पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा, एंड दिस लॉ एंड दिस एक्सप्रेशन इज सेड टू बी बायोट सावर्ट लॉ। तो यहां से हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस r डिवाइडेड बाई r के पावर 3। तो चूंकि ये जो छोटा सा वायर का एलिमेंट है, यहाँ पर जो करंट एलिमेंट होगा वो भी छोटा सा होगा, तो इस करंट एलिमेंट के कारण और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन निकालने के लिए जिस नियम का उपयोग किया जाता है उसी को बायोट सावर्ट लॉ कहा जाएगा। तो इस छोटे से करंट एलिमेंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का भी मान क्या आएगा, छोटा सा आएगा। तो डीवी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल क्रॉस आर और बट्टा में आर क्यूब। आर क्या है, दोनों पॉइंट के बीच की दूरी, और थीटा क्या है, एल तथा आर के बीच का कोण। ठीक है, थीटा क्या है, डीएल एंड आर के डीएल एंड आर के बीच का कोण। ठीक है, यही बायोट सावर्ट लॉ है। देखिए अभी आपको बताया गया कि डीवी वेक्टर बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर के पावर 3। तो यहां पर डीवी वेक्टर का मतलब हो जाएगा छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि करंट एलिमेंट के वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो भी छोटा सा ही होगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट को कहा जाता है परमिएबिलिटी। ठीक है, अब म्यू नॉट परमिएबिलिटी है जिसको हिंदी में कहते हैं चुंबकशीलता। इसको चुंबकशीलता कहा जाता है। और डीएल का मतलब समझ रहे हैं, छोटा सा लेंथ, एक छोटा सा वायर का टुकड़ा, और आर जो कि इस वायर से डिस्टेंस लिया गया है P का, और बाकी कुछ नहीं है। आई, और आई का मतलब है उस करंट में कितना, उस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो मैंने ये जो फॉर्म लिखा है इसे बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, ये बायोट सावर्ट का मतलब कि बायो सावर्ट का सदिश रूप है। बायो सावर्त नियम का सदिश रूप। लेकिन परीक्षा में हमसे अदिश रूप भी पूछा जा सकता है। तो चूंकि हमें पता होता है कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, एंड ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है। ए क्या होता है, तो ए होता है ए वेक्टर का मॉड, और बी क्या होता है, बी वेक्टर का मॉड। ठीक, तो बायोट सावर्ट लॉ में इक्वेशन लिखा गया था डीवी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर के पावर 3। तो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वेक्टर फॉर्म में, और इसको चेंज करना है स्केलर फॉर्म में। स्केलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो डीवी वेक्टर, और जैसे इसका स्केलर फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे लगा देंगे मॉड, क्योंकि हमें केवल मॉड ही चाहिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और डीएल क्रॉस आर है, देख लीजिए ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। ये हो जाएगा डीएल और इंटू में आर, और इंटू में हो जाएगा साइन थीटा, और डिवाइड बाई आर के पावर 3। यहां से एक आर और एक आर कैंसिल हो गया,
तो डीबी वेक्टर का मॉड बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, अच्छा यहाँ का आई छूट रहा है, आई डी एल, और एक आर तो नीचे वाला आर से कैंसिल हो गया, और इनटू में साइन थीटा और बटा में हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक, और इसी को बोलते हैं स्केलर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, यानी कि बायोट-सावर्ट का अदिश रूप। ठीक है, तो यहां से आपको बताया गया कि बायोट-सावर्ट लॉ क्या होता है। तो बायोट-सावर्ट जो लॉ होता है वो किसी करंट एलिमेंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र और उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये बायोट-सावर्ट लॉ के लिए मैंने एक वायर यूज किया जिससे करंट आई जा रहा है, इसका पूरा का लंबाई एल है, और इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, तो बताना है कि इस पॉइंट पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट डीएल काट लिया और इसको बोल दिया बीच का एंगल थीटा। तो यहां से डीबी वेक्टर बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल क्रॉस आर बट्टा में आर क्यूब, और इसको बोलते हैं स्केलर फॉर्म, सॉरी वेक्टर फॉर्म इसको बोलते हैं, जहां पर म्यू का मतलब होता है परमेबिलिटी, और इस म्यू का मान होता है 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 हेनरी पर मीटर, या इसको हम 4 पाई गुने 10 के पावर -7 न्यूटन बट्टा एम्पियर स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक, एंड उसके बाद ये मैंने ए डॉट बी और ए क्रॉस बी, जो कि आपको पहले से भी पता होगा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है। और क्या किया कि मैंने डीएल क्रॉस आर को तोड़ दिया, तो डीएल आर और साइन थीटा हो गया, आर आर कट गया, तो यहाँ से डीवी वेक्टर का जो मॉड है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर हो गया, और इसको बोलते हैं स्केलर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, इसको बोलते हैं बायोट-सावर्ट के नियम का अदिश रूप। चलिए, होप सो आपको बायोट-सावर्ट लॉ अच्छा से याद हो गया होगा। अगर ये डिफिनेशन वाले मतलब कि 2 नंबर और 5 नंबर भी अगर पूछा जाएगा तो आप बायोट-सावर्ट लॉ खुद से बना लोगे। चलिए अब देखते हैं परमेबिलिटी। परमेबिलिटी यानी कि चुंबकशीलता होता है। ठीक, तो परमेबिलिटी को म्यू से सूचित किया जाता है, और म्यू का फॉर्मूला होता है 4 पाई गुने 10 के पावर -7 न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर, या अभी अभी आपको बताया गया है कि 4 पाई गुने 10 के पावर -7, इसको हेनरी पर मीटर भी कह सकते हैं। अब ये हेनरी है जो कि ईएमआई में पढ़ा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा जाता है, वो वाला चैप्टर जब आएगा तो वहां पे पढ़ लीजिएगा। अब यहां से म्यू नॉट का डायमेंशन चाहिए, तो न्यूटन का डायमेंशन होगा एम एल टी के पावर -2 और डिवाइड बाई एम्पियर स्क्वायर, तो एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से म्यू नॉट का डायमेंशन हो जाएगा म्यू नॉट का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी के पावर -2 ए के पावर -2। ठीक है, तो आपको ये पूरा का पूरा रट्टा होना चाहिए कि म्यू नॉट का डायमेंशन क्या होता है, हेनरी बट्टा मीटर और न्यूटन बट्टा एम्पियर स्क्वायर। इसको आप पूरा का पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि जब यूनिट याद हो जाएगा तो डायमेंशन भी याद हो जाएगा। ठीक, अच्छा, बायोट-सावर्ट नियम में देखिए एक नोट में बात लिखा गया है, करंट एलिमेंट के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। तो करंट एलिमेंट का अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होना, इसका मतलब होता है कि थीटा बराबर 0। जब थीटा बराबर आप 0 ले लोगे तो इसी अक्ष पे अगर आपसे कहा जाए, इसी अक्ष पे कहा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए, जो करंट एलिमेंट जो होता है, मैंने यहाँ पर जो डीएल काटा था, अगर इसी पर कहा जाएगा कि बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, तो वो 0 आ जाएगा। रीजन क्या है कि थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए डीबी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आई डी एल साइन थीटा और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी है, और बट्टा में आर स्क्वायर। जैसे ही हम साइन थीटा के बदला में 0 रखेंगे तो साइन 0 आ जाएगा, और साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहाँ से डीबी वेक्टर का भी मान कितना हो जाएगा, 0। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आ गया, 0। तो याद रखिएगा करंट कैरिंग जो वायर होगा उसमें जो एलिमेंट हम लेंगे, अगर उसके अक्ष पर कह दिया जाए कि चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए, तो वो 0 हो जाएगा। ये कैसे पता चलता है, तो बायोट-सावर्ट लॉ से पता चलता है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने के लिए हम निकालेंगे डीएल क्रॉस आर। डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन से हमें पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकलेगा। ठीक, नेक्स्ट
यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब चलिए अब चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट निकालने की बात करते हैं। तो जो करंट कैरिंग वायर था उसका लेंथ एल था, इसमें करंट आई जा रहा था, तो जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है आई इंटू बी इंटू एल। ठीक, एफ का मतलब होता है मैग्नेटिक फोर्स, आई का मतलब होता है करंट, बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर, लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर। ठीक, अब यहां से हमें चाहिए बी का ऐसा यूनिट। तो चूंकि F बराबर आई बी एल लिखा हुआ है, या इसको आप याद कर लीजिए F बराबर बी। ठीक, फोर्स बराबर आप बी याद कर लीजिएगा, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स बराबर आई बी एल जो फॉर्मूला है, इसी की सहायता से हम मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट निकाल लेंगे। देखिए कैसे। तो चूंकि F बराबर आई बी एल है तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, आई का होता है एम्पियर, बी का नहीं पता है और एल का होता है मीटर। ठीक, तो यहां से बी का निकालना है तो न्यूटन बटा एम्पियर मीटर हो जाएगा। तो याद रखिए कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है मतलब कि जो बी होता है उसका ऐसा यूनिट न्यूटन बटा एम्पियर मीटर होता है, और ये जो न्यूटन बटा एम्पियर मीटर है इसी को टेस्ला कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? टेस्ला। तो यहां से टेस्ला का डायमेंशन निकालना होगा। ठीक है, टेस्ला को टी से सूचित किया जाता है। तो टेस्ला का डायमेंशन निकालेंगे तो न्यूटन का डायमेंशन एम एल टी के पावर -2 और बटा में हो जाएगा एम्पियर और मीटर के बदला में लिखेंगे एल। तो यहां से एल और एल कैंसिल हो गया। ठीक, तो टेस्ला का डायमेंशन हो जाएगा एम टी के पावर -2 ए के पावर -1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ टेस्ला। ठीक, और याद रखिएगा कि ये जो टेस्ला होता है ये वेबर बटा मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये टेस्ला किसका यूनिट है? तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है। और डब्ल्यू बी का मतलब होता है वेबर, और वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि आगे आने वाले चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक, तो याद रखना है कि जो टेस्ला होता है उसका यूनिट न्यूटन बटा एम्पियर होगा, और जो ये पता होगा तो फिर डायमेंशन तो निकल ही जाएगा। चलिए, अब ये 2022 का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बायोट सावर्ट नियम को चुनिए। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें जो ऑप्शन बी है देख लीजिए, डीबी वेक्टर बराबर मिनट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल क्रॉस आर बटा आर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि बट्टा में आर है और आई स्क्वायर कहां से आता है, और इसके बट्टा में भी आर है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, इसके बट्टा में आर स्क्वायर ये भी नहीं होगा। आर स्क्वायर तब आएगा जब आप इसको स्केलर फॉर्म में लिखिएगा। नेक्स्ट, फाइनाइट वार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना। देखिए, यहाँ पे फाइनाइट वायर लिया गया है। फाइनाइट वायर करने का मतलब इसका एक लेंथ होगा जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर 20 मीटर, मतलब इसका एक लेंथ का जो है वो मेजर वैल्यू दिया रहेगा। अब इससे कुछ दूरी पर, मतलब कि ये दूरी मान लेते हैं। ठीक है, अब इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट पी है। जो फाइनाइट वायर है इससे कुछ दूरी पर, मतलब कि ये दूरी पर एक पॉइंट पी लिया गया है और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर लिया जाता है। ठीक है, तो यहां से हमें बताना है कि अगर इस वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है और इस एंगल का मान θ1 है, इस एंगल का मान θ2 है, तो बताइए कि पॉइंट बी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। ठीक है, यही सवाल है, पॉइंट बी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो यहां से फाइनाइट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इससे ए दूरी पर एक पॉइंट पी है, ऊपर वाले छोर से एंगल बन रहा है θ1 और नीचे वाले छोर से बन रहा है एंगल θ2। अब यहां से बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा इस पॉइंट पी पर। तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बटा ए साइन θ1
अब प्लस साइन थीटा 2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब चूंकि इस फॉर्मूले को बोर्ड में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज जेई नीट और सीयूटी में बहुत होता है, एकदम बहुत ही शानदार फॉर्मूला होता है। फॉर मिनट अपॉन 4 पाई इंटू आई बटा ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो इसीलिए इस फॉर्मूला को आप याद रखिए। चलिए, सेमी इनफिनाइट वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब सेमी इनफिनाइट वायर का मतलब क्या होता है, सो देख लीजिए। यहां पर एक वायर है, यहां इसको फिक्स कर दिया गया, लेकिन इस ऊपर के डायरेक्शन में गया है इनफिनाइट तक। अब एक तरफ फिक्स है और एक तरफ पूरा इनफिनाइट तक चला गया, तब इस प्रकार के वायर को सेमी इनफिनाइट वायर कहा जाता है। ये भी हो सकता है कि यहां पर फिक्स कर दिया जाए और नीचे एकदम इनफिनाइट की ओर आ जाए, तो सेमी इनफिनाइट वायर का मतलब यही होता है। अब देखिए, अब क्या होगा कि यहां से ए दूरी पर एक पॉइंट लिया जाएगा पी, तो बताना है कि इस पॉइंट पी पर बी का मान कितना होगा अगर यहां से करंट आई फ्लो हो रहा हो। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बटा ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब साइन थीटा 1 का मतलब होता है कि जो ऊपर है, ऊपर के साथ जो भी एंगल बनेगा उसको साइन थीटा 1 कहते हैं। लेकिन यहां पर तो फिक्स नहीं है, इनफिनाइट तक गया है। अब समझिए, इनफिनाइट तक गया है, जब आप इसको इनफिनाइट तक ले जाओगे तो ये इनफिनाइट तक धीरे 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 उठते 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 कुछ ऐसा हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा ये जो थीटा 1 है ये हो जाएगा 90 डिग्री का, और थीटा 2 तो 0 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे आया ही नहीं है। नीचे नहीं आया तो ये पैरेलल हो जाएगा, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल होता है 0 डिग्री। तो यहां से लिखेंगे बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बटा ए साइन, और थीटा 1 के बदला में 90 डिग्री और प्लस साइन थीटा 2 के बदला में हो जाएगा 0 डिग्री। तो बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बटा ए, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये सेमी इनफिनाइट वायर के लिए था और ये फाइनाइट वायर के लिए था। तो अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो कैसा भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। अब ये भी क्वेश्चन बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृत्त के त्रिज्या को दुगना कर देंगे तो फिर बताइए कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना गुना हो जाएगा। तो इसमें हम करंट, सर्कुलर करंट लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे, ठीक। अब देखिए, ये जो डॉट है और क्रॉस का मतलब क्या होता है। जो डॉट है, इस डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड जब बाहर की ओर हो, जब चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर हो। जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होता है तो उसके लिए डॉट का यूज किया जाता है। अब क्रॉस का मतलब होता है जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर हो, ठीक है। तो जहां कहीं पर भी डॉट दिखेगा इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द प्लेन है, और जहां कहीं पर भी क्रॉस दिखेगा इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन है, ठीक है। पेपर के ठीक बाहर की ओर तो डॉट, पेपर के अंदर की ओर तो क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक करंट कैरिंग लूप है, एक सर्कुलर लूप है, एक वृत्तीय लूप है, जिसमें त्रिज्या का मान ए दिया गया है, केंद्र का मान ओ है, और इस लूप में करंट आई फ्लो हो रहा है, और ऐसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मतलब कि क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो बताना है कि इसके केंद्र पर, मतलब कि इसके सेंटर पर, पॉइंट ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अंदर की ओर आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस किया गया तो अंदर की ओर जाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा म्यू नॉट इंटू आई बटा में 2a। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है ये रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर रेडियस को दोगुना कीजिएगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान दोगुना कम हो जाएगा, अगर करंट का मान दोगुना बढ़ा दीजिएगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी दोगुना बढ़ा दिया जाएगा। तो इसीलिए इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ओवरऑल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट इंटू आई बटा में 2a। म्यू नॉट का मान जानते होंगे 4 पाई गुने 10 के पावर -7 हेनरी बटा मीटर या न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर। आई का मतलब होता है कि इस सर्कुलर लूप में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। इस फॉर्मूला को याद रखना है। अच्छा,
जब फेरों की संख्या n हो। अब यहाँ पे क्या था कि फेरों की संख्या मतलब नंबर ऑफ टर्न्स होता है। जब एक फेरा लिया गया था तो फॉर्मूला था म्यू नॉट इंटू आई बट्टा 2a। जब फेरों की संख्या n हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स n हो जाएगा, इसमें n से गुना कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा b वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू n इंटू आई और बट्टा में 2a। ठीक, ये जब फेरों की संख्या 10 हो, 20 हो, 30 हो, 50 हो, जितना भी हो उसमें बस n से गुना कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्तीय चाल मतलब कि सर्कुलर आर्क के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब वृत्तीय चाप ले लिया गया। वृत्तीय चाप कहने का मतलब कि हमारे पास कुछ भी आ जाए, हम इन जनरल फॉर्मूला के लिख देंगे, वहां से पूरे का पूरा वृत्त का निकालेंगे, अर्धवृत्त का निकालेंगे, चतुर्थांश का निकाल करके देखेंगे बारी बारी से। तो लेटर सपोज यहाँ पे एक सर्कुलर आर्क लिया गया है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, इसका त्रिज्या का मान ए है और इसके केंद्र पर थीटा बना है एंगल। ठीक, तो थीटा क्या है? एंगल है। केंद्र पर बना हुआ कोण, बना हुआ कोण, ए क्या है? त्रिज्या है और आई करंट है। ठीक, तो फॉर्मूला है b बराबर म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2a और थीटा बटा 2 पाई। और आपको बता दे कि यहाँ थीटा जो है ये हमेशा रेडियन में होना चाहिए। थीटा को आप डिग्री में मत रखिएगा, थीटा को डिग्री में रखिएगा आंसर ही नहीं आएगा। थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियन इन दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में हम जब भी थीटा का मान लिखेंगे तो रेडियन में लिखेंगे। और आप सभी को भली भांति पता है कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है, मतलब कि डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो कुछ मत कीजिए, पाई बटा 180 से गुना कर दीजिए, एकदम सिंपल सी बात है। तो फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 2a इंटू में आई और थीटा बटा 2 पाई। अब चलिए बार बार इसे निकालते हैं। केस 1, एक बार वृत्त लेते हैं, सर्किल। ठीक, अब ये हमारे पास सर्किल है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। देखिए, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अंदर की ओर होता है, क्रॉस। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और इसका रेडियस ले लेते हैं ए। ठीक, यह पूरा जो एंगल बनता है उस पूरा एंगल में थीटा का जो मान होता है वो होता है 360 डिग्री, क्योंकि पूरा का पूरा सर्किल का बात हो रहा है। और सर्किल कहने का मतलब कि सेंटर के चारों तरफ घूम जाइए और वृत्त के चारों तरफ घूम जाएगा तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि 180 डिग्री में होता है पाई रेडियन, तो 360 डिग्री में हो जाएगा 2 पाई रेडियन। और ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए, यहां पे ये फॉर्मूला आपको पता है कि b बराबर फॉर्मूला होगा म्यू नॉट इंटू आई बटा 2a। अब इस जनरल फॉर्मूला की सहायता से निकाल करके देखते हैं, म्यू नॉट इंटू आई बटा 2a। देखिए फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2a इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। और थीटा का मान तो 2 पाई पहले से ही है, तो b वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2a और थीटा के बदला में रखेंगे 2 पाई और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 पाई। ठीक, यहां से दोनों 2 पाई हो गया कैंसिल, तो b वेक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2a। तो यही फॉर्मूला है जो कि आपको पहले बताया गया था। एक जनरल फॉर्मूला है और जनरल फॉर्मूला को याद रखिए। आपको वृत्त हो, अर्धवृत्त हो, चतुर्थांश हो या एक फिक्स एंगल पे कहीं से भी आपको अगर किसी सर्कुलर आर्क की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो इस फॉर्मूले से आप इजीली निकाल सकते हो। अब चलिए नेक्स्ट केस बनाते हैं, केस 2। इसमें क्या करता है कि अर्धवृत्त ले लेते हैं, ठीक, यानी कि सेमी सर्किल ले लेते हैं। अब देखिएगा, हमारे पास यहां एक सेमी सर्किल है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, सेंटर का मान O है और रेडियस का मान A है। तो ये जो एंगल है जिसको हम थीटा बोलेंगे वो 180 डिग्री का हो जाएगा, मतलब पाई, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा। अब यहां से जब निकालेंगे b वेक्टर तो फॉर्मूला लिखेंगे म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2a और इंटू में थीटा अपॉन 2 पाई। तो b वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2a और थीटा का मान है पाई, तो पाई अपॉन 2 पाई।
यहां से पाई और पाई हो जाएगा कैंसिल, तो बी वेक्टर बराबर हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2a और इंटू में हो जाएगा 1/2। तो इस फॉर्मूला को रटना नहीं है, इस फॉर्मूला को आप रटिए। हम आपको कब से बता रहे हैं कि इस फॉर्मूला को अगर रटिएगा तो सर्किल हो चाहे सेमी सर्किल हो चाहे क्वाड्रेंट हो, कैसा भी अगर सर्कुलर आर्क आ जाएगा आराम से उसका मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। ठीक, ये इसका फॉर्मूला हो गया। चलिए एक और केस बनाते हैं, केस 3। आपकी बात लेते हैं चतुर्थांश। तो वृत्त के चौथे अंश को चतुर्थांश कहा जाता है, यानी कि क्वाड्रेंट लेंगे। ठीक, अब देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेंट है ऐसे, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, रेडियस का मान ए है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, सेंटर का मान ओ है और इस एंगल का मान है 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 90 डिग्री है, मतलब कि π/2 है। तो यहां से निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड बी। तो बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2a इंटू थीटा अपॉन 2π। तो बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2a और इस थीटा के बाद हम लिखेंगे π/2। तो π/2 इंटू 2π पहले से है, पाई और पाई कैंसिल, तो यहां से हो जाएगा बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2a और इंटू 1/4। ठीक, इसी प्रकार से आप जो चाहो सो निकाल सकते हो। अब चूंकि 3 पॉपुलर होता है, सर्किल, सेमी सर्किल और क्वाड्रेंट, मैंने तीनों पे करके आपको दिखा दिया। नेक्स्ट, अब देखिए करंट, सर्कुलर करंट लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। मतलब कि जो वृत्तीय धारा लूप है, जो करंट कैरिंग लूप है, इसके एक्सिस पे, इस एक्सिस पे आप बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। तो इसका रेडियस से लिया गया है और इसके सेंटर से x दूरी पर एक पॉइंट P है, तो बताना है कि इस पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए स्क्वायर बटा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए अगर इसी प्रकार से हम एक सर्किल बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं A और यहाँ पे लिखते हैं इससे x दूरी पर पॉइंट P और इस पे किसी चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्लस या माइनस किसी को अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता था तो उसका फॉर्मूला होता था KQX, Q चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, KQX अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो इस फॉर्मूला का यूज होगा म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए स्क्वायर बटा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए का मतलब हो गया इसका त्रिज्या और एक्स का मतलब सेंटर और इस पॉइंट पी के बीच का दूरी, और म्यू नॉट का मतलब जानते हैं परमेबिलिटी होता है। और म्यू नॉट को आप इतना ना बार लिख लीजिए कि इसका वैल्यू याद हो जाए, 4 पाई गुने 10 के पावर -7 हेनरी बट्टा मीटर या न्यूटन बट्टा एम्पियर स्क्वायर। ठीक, अब चलिए एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर थे जिन्होंने एक सर्किट के लिए अपना नियम दिया था। बाकी आप जानते हैं कि एम्पियर के नाम पे ही करंट का हम लोग जितने भी डिफिनेशंस होते हैं, जितने भी परिभाषा होते हैं, सब एम्पियर के अनुसार ही देखते हैं। इन्होंने क्या बताया था सो देखिए एक क्लोज सर्किट लिया गया है, यहाँ पे एक बंद लूप लिया गया है और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और सेंटर का नाम ओ है और इसका रेडियस आर है और पॉइंट यहाँ पे एक पी लिया गया है। तो देखिए किसी क्लोज्ड पाथ मतलब कि बंद पाथ के अनुरूप चुंबकीय क्षेत्र बी का जो रेखीय मतलब कि लाइन इंटीग्रल, रेखीय समीकरण करना है, लाइन इंटीग्रल करना है, उसका जो मान होगा वो कुल धारा के म्यू नॉट गुना होता है। कहने का मतलब है कि किसी क्लोज पाथ ले लिया गया, इसके अनुरूप चुंबकीय क्षेत्र बी मतलब कि जो बी वेक्टर होगा उसका लाइन इंटीग्रेशन करना है और उसका जो लाइन इंटीग्रेशन होगा वो कुल धारा के म्यू नॉट गुना के बराबर होगा। तो देखिए इसको बोलते हैं बी डॉट डीएल। अब इसका लीजिए क्लोज इंटीग्रेशन बराबर ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई। बस इसको क्या कहते हैं, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के ढेर सारे यूज हैं। अब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का यूज देखिएगा, इनफाइनाइट वायर के कारण, इनफाइनाइट वायर के कारण बी का मान ज्ञात करना। ठीक, और उसके बाद इसका एक और यूज होता है बेलनाकार नहीं,
खोखला बेलनाकार, खोखला बेलनाकार धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। ठीक है, बट ये हमारे बोर्ड में उतने फेमस टॉपिक्स नहीं है और ना ही इससे उतनी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इसका जो डिफिनेशन होगा उसको तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसका जो डेरिवेशन होगा, इसका जो प्रूफ है वो मैं नहीं करा रहा हूं। चलिए अब सोलेनोइड देखते हैं, मतलब कि परिनालिका इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। सोलेनोइड जब एक बेलनाकार नरम लोहे के ऊपर कुचालित तार मतलब कि इंसुलेटेड वायर को हेलिक्स के रूप में लपेट दिया जाता है तब उसे परिनालिका कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, क्या है कि एक बेलनाकार नरम लोहा लेना है, ठीक, एक सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन लेना है और उसके ऊपर एक इंसुलेटेड वायर को हेलिक्स के फॉर्म में लपेट देना है। और जब उसको हेलिक्स के फॉर्म में हम लपेट देते हैं तो उसी को सोलेनोइड या परिनालिका कहते हैं। अब सोलेनोइड या परिनालिका को देखिएगा, सोलेनोइड और परिनालिका जो होता है, इसका जो डायग्राम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डायग्राम में वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये सोलेनोइड का पिक्चर है। अब एक सॉफ्ट आयरन लिया गया है और उसमें इंसुलेटेड वायर को उंड कर दिया गया है, लपेट दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। अब ये सॉफ्ट आयरन है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसको फिर बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे इसमें करंट फ्लो होने लगेगा और करंट फ्लो होने लगेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब उसकी कहानी देखिए, अब अगर आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना हो देन आप डायग्राम ऐसे बनाना, एक सिलिंड्रिकल शेप ले लेना और इसको बोलते हैं कोर, COR, इसको कोर कहा जाता है और इसका लेंथ L है और यहाँ पर है नॉर्थ पोल और वहां पर है साउथ पोल और इसमें क्या करना है, करंट ऑफ I को फ्लो करा देना है, क्योंकि ये जो प्लस, एक मिनट, करंट को ऐसे फ्लो करा देना है I, ठीक है, ऐसे I फ्लो करा देना है करंट, ये प्लस है ये माइनस है, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज पासेस थ्रू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब इसमें L लंबाई है और परिनालिका का डायग्राम बना दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू नॉट इंटू N इंटू I, ठीक। और आपको बता दे कि जो आउटसाइड होता है, मतलब ये जो बाहर होता है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। तो हमेशा याद रखिएगा इस बात को, परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है, ठीक। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो लिखा गया है B बराबर म्यू नॉट इंटू N इंटू I, इसमें B का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। और म्यू नॉट तो जानते ही हैं, परमेबिलिटी होता है 4 पाई गुना 10 के पावर माइनस 7 न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर या हेनरी बटा मीटर। अब N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी कि इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। अब यहां पे एक और N होता है, इसका मतलब होता है टोटल टर्न्स। तो अगर कुल फेरों की संख्या कैपिटल N है, कुल फेरों की संख्या, तो कुल फेरों की संख्या कैपिटल N है और उसका लंबाई L हो तो उसमें जो N होता है जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, तो N के बराबर हम लिखते हैं कैपिटल N और बटा में L, ठीक। तो जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के बदले में हम लिख सकते हैं B बराबर म्यू नॉट इंटू N इंटू I, तो B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट और इंटू में इस N के बदला में लिख देंगे N बाई L इंटू I, यानी कि B बराबर म्यू नॉट इंटू N इंटू I बाई L, ठीक। ये बात हो गया परिनालिका यानी कि सोलेनोइड की।
अभी बता दिया गया है कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। टोरॉइड, जब सोलेनॉइड को मतलब कि परिनालिका को बंद वलय मतलब क्लोज लिंग के रूप में मोड़ दिया जाता है तब उसे टोरॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड को आप क्लोज रिंग के रूप में आप मोड़ दीजिए तब उसको क्या कहा जाएगा? टोरॉइड कहा जाएगा। अब इसका इनर रेडियस a है और आउटर रेडियस b है, तो फॉर्मूला होगा b बराबर म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, वही जो पहले वाला फॉर्मूला था। लेकिन यहाँ पे जो n होगा वो n और बट्टा उसका जो लेंथ था इसके सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। और चूंकि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो n बट्टा लेंथ के बदले हम लिखेंगे 2 पाई आर, और यहाँ पे r हम एवरेज लेंगे और एवरेज r का फॉर्मूला होगा a प्लस b बाई 2। रेडियस जो होता है वो हमेशा एवरेज निकाला जाता है, a प्लस b बाई 2, इनर रेडियस प्लस आउटर रेडियस और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये टोरॉइड होता है। नेक्स्ट, अब देखिए जो हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर कितना बल लगेगा। मतलब कि एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें क्या करेगा कि एक चार्ज मोशन करेगा। अब उस जो चार्ज मोशन कर रहा है उस पर हम फोर्स कितना कैलकुलेट करेंगे। तो लेट अस सपोज हमारे पास इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है और प्लस क्यू चार्ज जो कि भी से जा रहा है, इसमें लगने वाला जो फोर्स होगा उस फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखोगे F बराबर क्यू वी बी और इंटू में साइन थीटा। ठीक, ये थीटा क्या होता है? तो थीटा होता है V और B के बीच का कोण। B क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र, और प्लस क्यू चार्ज है, और V का मतलब होता है आवेश की गति। आवेश की गति हो जाएगा। ठीक, अब जैसे कि देखिए एक प्लेन है, इस प्लेन में ऊपर की ओर मतलब कि यहाँ पे एक क्यू चार्ज रख दिया गया है, इस डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है और इसके बीच का एंगल थीटा है, तो एक बराबर हो जाएगा क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक, इस प्लेन जो है इस प्लेन को आप डायग्राम से बना दीजिएगा तो और बेटर होगा। अगर आप इसका कंपोनेंट लेना है तो आप कंपोनेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी है और यहाँ पे b है, तो इस डायरेक्शन में जो b का कंपोनेंट होगा वो v cos थीटा हो जाएगा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा v sin थीटा। ठीक, तो जिस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र होता है ठीक उसके उल्टे, ठीक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो जो पार्टिकल्स होता है वो जाता है, तो इसीलिए इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v sin थीटा आ गया है। और फॉर्मूला में भी हम लिखेंगे q इंटू वी इंटू बी और साइन थीटा। नेक्स्ट, स्पेशल केस v बराबर 0 होगा तब क्या होगा? देखिए जो कि फोर्स का फॉर्मूला है q इंटू वी इंटू बी और इंटू में साइन थीटा, तो F बराबर इनिशियल फॉर्मूला यही था q इंटू वी क्रॉस बी, तो F बराबर हो जाएगा q इंटू 0 इंटू में b साइन थीटा। अब जैसे यहाँ पे 0 रखेंगे, यहां से फोर्स का मान कितना आ जाएगा? 0। यानी कि जो आवेश स्थिर होता है, जो आवेश गति नहीं करता है, वहां पर फोर्स का मान 0 हो जाता है। तो इसीलिए उस चीज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा का पूरा उसी चीज पे पढ़ाया जाता है कि चार्ज रेस्ट पे रहेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चल रहा है, यहाँ पे चार्ज मोशन करेगा। जब थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर 180 होगा तब क्या करेंगे? मतलब बी और बी एक बार पैरेलल हो जाएगा, बी एंड बी ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक बार पैरेलल, तब थीटा बराबर 180 होगा, और V एंड B जब एक बार एंटी पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल होगा तब थीटा बराबर 180 हो जाएगा। तो चूंकि फॉर्मूला होगा F बराबर Q इंटू V इंटू साइन थीटा, तो F बराबर Q इंटू V इंटू B साइन, और थीटा के बदला में या तो आप 0 रख दो और नहीं तो साइन 180 रख दो। और चूंकि साइन 0 का मान और साइन 180 का मान दोनों का मान होता है 0, तो इसीलिए ओवरऑल यहाँ से हमारा फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो भी हो जाएगा 0। तो दोनों केस में जब v बराबर 0 हो तो भी फोर्स का मान 0, और जब थीटा बराबर 0 या थीटा बराबर 80 हो तो भी फोर्स का मान 0 होगा। चलिए, अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स मतलब कि फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो एक नियम है जो कि क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मतलब कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग का वाम हाथ का नियम। अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से कर लीजिए, तो इसको थंब बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिंग फिंगर, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं थंब, इसको बोलते हैं इंडेक्स या फोर फिंगर, इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, इसको बोलते हैं रिंग फिंगर, और ये लिटिल फिंगर है। फिर से समझिए, इसको बोलेंगे थंब,
इसको बोलेंगे फोर या इंडेक्स फिंगर, इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर, इसको बोलते हैं रिंग फिंगर और इसको बोलते हैं लिटिल फिंगर। तो अपने बाएं हाथ के तीनों अंगूठा, कहने का मतलब होता है तीनों उंगलियों, अंगूठा, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, इसको आप ऐसे कर्ल कीजिए, इस तरीके से आप कर्ल कीजिएगा तो जो आपका इंडेक्स है अगर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है, आई अगर विद्युत धारा को बता रहा है, तो जो आपका अंगूठा होगा वो विद्युतीय बल को मतलब चुंबकीय बल को बताएगा। तो वही डायग्राम में दिखाया गया है और इसको आप कॉपी पर भी बना सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं और परीक्षा में भी आएगा। तो आप लिखिए अपने लेफ्ट हैंड के थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को इस तरीके से घुमाना है कि ये तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, तो इसको अगर आप डेफिनेशन में लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो, अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियों, थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को इस प्रकार फैलाएं कि वे आपस में लंबवत हो जाएं यदि इंडेक्स किसको बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, मिडिल ये किसको बता रहा है, विद्युत धारा को बताता हो, तब थंब यानी कि अंगूठा चुंबकीय बल को बताता है, चुंबकीय बल को बताता है। तो यही डेफिनेशन है। ठीक, अब देखिए क्या राइट हैंड पाम रूल। अब ये डेफिनेशन जो है इससे मतलब कि फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड वाला रूल है ये तो समझिए कि बच्चा वाला डेफिनेशन है, इसे कई गुना अच्छा डेफिनेशन ये है राइट हैंड पाम रूल। ठीक, राइट हैंड पाम रूल कहने का मतलब होता है दक्षिण हस्त हथेली का नियम। पाम का मतलब हथेली होता है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, दक्षिण हस्त हथेली का नियम। ये राइट हैंड पाम रूल है। अपने दाहिना हाथ के हथेली को ऐसे कीजिए, बस ऐसे कीजिए, जैसे किसको थप्पड़ मारते हैं ना, तो इसको हम थप्पड़ रूल भी कहते हैं। ठीक है, ये थप्पड़ रूल भी है। तो जैसे किसी को थप्पड़ मारा जाता है वैसे ही अपने दाहिना हाथ के ऐसे हथेली को कीजिए। जब दाहिने हाथ के हथेली को ऐसे करेंगे तो अंगूठा यानी कि थंब अगर करंट को बताएगा और ये जितने चारों फिंगर्स है अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, तो जिसको हम थप्पड़ मारेंगे वो पक्का मैग्नेटिक फोर्स को बताएगा। मतलब थप्पड़ कैसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे। अब इसी ऐसे थप्पड़ मारेंगे तो फोर्स ऐसे लगेगा, तो ऐसे लगेगा तो समझिए कि फोर्स इसी डायरेक्शन में जा रहा है और ये बताएगा करंट को और ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, जैसे कि था ना मैक्सवेल वाला नियम, ऐसे तार था और इसको ऐसे पकड़ना था तो ये करंट को बताता था और ये बाकी सब मैग्नेटिक फील्ड को बताना है। तो समझिए कि जस्ट लाइक यही है, इसमें मुट्ठी में मतलब कि मुट्ठी में ऐसे बांधना नहीं है, इसको ऐसे खोलना है तो अंगूठा करंट को बताएगा और ये चारों के चारों फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। तो ये जो हथेली का डायरेक्शन है, ये जो पाम का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फोर्स को बताएगा। ठीक, नेक्स्ट, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। चलिए वर्क डन का वैल्यू निकालते हैं। देखिए फोर्स का फॉर्मूला है Q इंटू V क्रॉस B। इसमें पहले आपको एक कंसेप्ट बताते हैं। कंसेप्ट ये है कि अगर कोई वेक्टर R बराबर आप लिखे हो A क्रॉस B, तो इसमें R जो होता है वो A के परपेंडिकुलर होता है और R B के भी परपेंडिकुलर होता है। यानी कि R वेक्टर, A वेक्टर, R वेक्टर, A वेक्टर और B वेक्टर तीनों आपस में परस्पर लंबवत होते हैं, उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहा जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है F बराबर Q इंटू V क्रॉस B। अब ये तो स्केलर है, चार्ज का कुछ मान होगा, 10 20 कुछ भी मान होगा।
तो फोर्स बराबर v क्रॉस b है। तो यहाँ से जो फोर्स है और जो वेलोसिटी है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा। अब चूंकि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो इसीलिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। अब चूंकि वर्क बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो यहाँ से वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब इंटू में लिखेंगे कॉस थीटा। तो फिर यहाँ से हो जाएगा वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस 90। तो यहाँ से वर्क का मान हो जाएगा 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखेंगे, ठीक। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो मूविंग चार्ज पर वर्क का मान कितना करता है, 0 करता है, ठीक। चलिए अब इसमें एक और कंसेप्ट देखिए, यहां पे हम लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार एक बात हम बता सकते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि सभी बलों द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा में बदलाव के बराबर होता है और इसी को कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अब चूंकि इसका आप इक्वेशन लिखिएगा, ये जो वर्क डन होगा वो डेल्टा के ई के बराबर होता है। अब जितना भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसके द्वारा किया गया काम W है और ये W जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब यहाँ पर तो W का मान 0 है, यहाँ पे लिखेंगे 0, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यहाँ से हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m और v इनिशियल का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा हाफ m और v फाइनल का स्क्वायर। तो हाफ m और हाफ m कैंसिल, तो v इनिशियल का स्क्वायर बराबर v फाइनल का स्क्वायर। तो यहाँ से डायरेक्ट आप कहिए v इनिशियल का जो मॉड होगा वो v फाइनल के मॉड के बराबर होगा, तो इसीलिए जो v इनिशियल होगा वो v फाइनल के बराबर होगा, ठीक। ये कैसे पता चला, वर्क एनर्जी थ्योरम से पता चला। तो ये वर्क डन मैग्नेटिक फोर्स की कहानी थी जिसमें वर्क का मान 0 आया है, और फिर यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज किया गया है जहां से हमें ये पता चला कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों आपस में बराबर होते हैं। लॉरेंस फोर्स काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और ये बोर्ड में पूछा जाता है। फिलहाल मैं आपको बता दे कि 2022 में पूछा गया था, बीएससीबी 2022 में पूछा गया था 2 नंबर की परीक्षा में कि लॉरेंस फोर्स से आप क्या समझते हैं। डिफिनेशन भी इजी है, चुंबकीय विद्युतीय तथा चुंबकीय बलों के योगफल को लॉरेंस फोर्स कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि जो लॉरेंस फोर्स है ये बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। तो सिंपल से आप बात लिखिए, लॉरेंस फोर्स बराबर लॉरेंस फोर्स बराबर स्मॉल आर होगा कोई नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। विद्युतीय बल प्लस चुंबकीय बल। तो लॉरेंस फोर्स बराबर इसका फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1 बराबर क्यू बटा ई बराबर क्यू, एक मिनट, ई बराबर एफ बटा क्यू। तो यहां से एफ बराबर हो जाएगा क्यू इंटू ई, क्यू का मतलब हो जाएगा चार्ज और ई का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। अब प्लस में मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये हो गया लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला। यहां से अगर आप और एक्सपेंड करेंगे तो लॉरेंस फोर्स बराबर हो जाएगा, यहां से क्यू कॉमन ले लेंगे तो ई वेक्टर और प्लस में हो जाएगा वी क्रॉस बी, ठीक। ये हो गया लॉरेंस फोर्स। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का गति। अब मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा और उसमें क्या होगा
कि जो हमारा पार्टिकल जो होगा वो मोशन करेगा। अब उस मोशन में अलग अलग केस भी बनता है। ठीक, हम केस बनाते किए जब बी और बी दोनों आपस में पैरेलल होगा। देखिए केस कैसे बनता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है ढेर सारा, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर। इसमें जो क्यू चार्ज होता है वो मूव करता है v वेलोसिटी से। अब वही केस 1 में है जब थीटा बराबर 0 होगा, मतलब कि v और v दोनों पैरेलल होगा, या जब थीटा बराबर 180 होगा तो b और v दोनों एंटी पैरेलल होगा। b का मतलब चुंबकीय क्षेत्र और v का मतलब होगा आवेश का गति। ठीक है, तो थीटा बराबर 0 होगा तो क्या होगा, और थीटा बराबर 180 होगा तो क्या होगा, तो वही बात है, फोर्स का मान 0 होगा। F बराबर Q इंटू V इंटू बी साइन थीटा, तो यहाँ से जो फोर्स आएगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ से भी फोर्स का मान 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 साइन 180 दोनों सेम ही होता है। यहाँ भी फोर्स कितना आ जाएगा, 0। जब प्रारंभिक वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, ये मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है जो कि मूव करता है। अब जो क्यू चार्ज है इसका जो वेलोसिटी होगा इस बी के परपेंडिकुलर होगा, मतलब अगर बी इधर जाएगा तो इसका जो वेलोसिटी होगा उसके ठीक परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक, तो वेलोसिटी अगर इधर जा रहा है तो इसके सेंटर की ओर एक फोर्स लगेगा, इधर के सेंटर की ओर फोर्स लगेगा, इसके सेंटर की ओर एक फोर्स लगेगा। तो चूंकि वेलोसिटी v और चुंबकीय क्षेत्र b की दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए एंगल बिटवीन b एंड v 90 डिग्री का हो जाएगा। तो जब ये मोशन करेगा तो एक सर्किल में मोशन करने लगेगा, और सर्किल में मोशन करेगा तो सर्किल का रेडियस हो जाएगा r। तो वहां पर एक मैग्नेटिक फोर्स आएगा, जो कि पहले से भी हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, क्योंकि जहां कहीं पर भी कोई चार्ज मोशन करने लगता है तो उसके Q और उसका मैग्नेटिक फील्ड V और उसके वेलोसिटी V की वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स आता है। लेकिन आपको यह भी पता है, क्लास 11 पे पढ़ाया जाता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्किल पे मूव करता है तब उसके सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक, यानी कि देखिए मैग्नेटिक फोर्स ये किसके बराबर होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा Q इंटू V क्रॉस B, और चूंकि V और B एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा mv² बट्टा r। तो यहां से Q इंटू V इंटू B और साइन 90 बराबर mv² बट्टा r। r क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, इसको क्या कहेंगे, r कहेंगे। तो फिर यहां से देखेंगे Q इंटू V इंटू B और साइन 91 होता है mv² बट्टा r। ठीक, तो यहां से V और V कैंसिल, तो QV बराबर mv बट्टा r, तो यहां से r इंटू QV बराबर mv हो जाएगा। तो एक रेडियस का फॉर्मूला आया r बराबर, रेडियस का फॉर्मूला है r बराबर mv बटा QV। बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, इसीलिए आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, एकदम रट लीजिए। रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तब रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा r बराबर mv बटा QV। और चूंकि आप जानते हैं ये जो mv होता है इसको मोमेंटम कहा जाता है, मोमेंटम यानी कि संवेग, और मोमेंटम को p से सूचित किया जाता है। तो mv बराबर हो जाएगा p, यानी कि हम इस r के बदला में लिख सकते हैं p बटा q इंटू b। और चूंकि एक सर्किल है और इसका रेडियस r है और कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से जा रहा है, इसका टाइम पीरियड का मान होता है 2 पाई r बटा v।
मतलब कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक बार में अपने परिधि के बराबर, अपने सर्कमफ्रेंस के बराबर, और इसका वेलोसिटी v के बराबर। तो टाइम पीरियड लिखेंगे 2 पाई और वहां से r का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है mv बटा qb, और यहाँ पे आ जाएगा v, यानी कि टाइम पीरियड आ जाएगा, एक मिनट, टाइम पीरियड 2 पाई और r के बदला में लिख देंगे mv बटा q और v। ठीक है, ये v कैंसिल, तो 2 पाई m और बटा qb। ये आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला, सबको आपको लिखते चलना है। यानी कि हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला कितना आया, देखते हैं फिर से, mv बटा qb, mv बटा qb, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना आया, 2 पाई m बटा qb, 2 पाई m बटा qb। m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल। अब जो भी आवेश होगा, अगर वो सर्किल के वृत्त के चारों तरफ घूम रहा होगा तो उसका जो मास होगा उसको m कहेंगे। तो रेडियस का फॉर्मूला टाइम पीरियड का फॉर्मूला, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 बाई टाइम पीरियड, तो 1 बाई और टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई m और बटा में qb, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा qb और बटा 2 पाई m। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। तो रेडियस का भी फॉर्मूला आ गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया और फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv², ऊपर नीचे m से गुना कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 1/2 m² बटा m, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा mv का होल स्क्वायर बटा 2m। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी बराबर mv के बदला में लिख देंगे p, तो p² बटा 2m, यहां से p बराबर हो जाएगा 2m और m2 में काइनेटिक एनर्जी। तो चूंकि इसके पहले हमने आपको बताया है कि रेडियस जो होता है उस रेडियस का फॉर्मूला होगा mv बटा qb, mv बटा qb। तो ये जो mv है, इस mv के बदले हम लिख सकते हैं p और बटा में qb। तो यहां से नहीं, यहां ही लिख देते हैं, यहां से एक और फॉर्मूला आ जाएगा, r बराबर इस p के बदला में लिख देंगे p बराबर, यहां पर रूट लगेगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर p² बटा 2m, तो p बराबर √2m और इनटू में काइनेटिक एनर्जी उसके ऊपर रूट लगेगा, तो इस p के बदला में लिखेंगे √2m काइनेटिक एनर्जी और डिवाइड बाई q इनटू में b। ये रेडियस का फॉर्मूला आ गया। अगर वोल्टेज v दिया हो, अगर वोल्टेज v दिया हो तो काइनेटिक एनर्जी के बदला में हम इस वोल्टेज को लिख देंगे, ये वोल्टेज है। ठीक है, तो रेडियस का फॉर्मूला जो होगा वो mv बटा qb होगा, mv के बदला में आप लिख सकते हो p अपॉन qb, इस p के बदला में लिख सकते हो √2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन qb बराबर √2m, और इस काइनेटिक एनर्जी के बदला में लिख सकते हैं q इंटू v। ठीक, वोल्टेज v है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा q इंटू v, q इंटू में v। ठीक है, और बटा में हो जाएगा qb। तो इतना सारा फॉर्मूला हो गया रेडियस का। तो अगर रेडियस का इतना सारा फॉर्मूला है तो टाइम पीरियड का भी तो फॉर्मूला निकल के आया है, कहा गया टाइम पीरियड 2 पाई m बटा q, 2 पाई m और बटा में qb। तो यहां से फ्रीक्वेंसी भी तो होगा qb और बटा में 2 पाई m। तो इतने सारे फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखना है। अगर डेरिवेशन आंसर समझ में आता है तो याद रहेगा। पिच, अब ये पिच क्या होता है तो देखिए, क्रिकेट का पिच नहीं है, एक टाइम पीरियड में तय किया गया क्षैतिज दूरी को पिच कहा जाता है। बस इतना डेफिनेशन याद रखना है। अच्छा, ई और बी जब दोनों में किसी आवेशित कण का, मतलब ई तथा बी दोनों में किसी आवेशित कण का पथ, ई वेक्टर और बी वेक्टर, मतलब कि विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में आवेशित कण का पथ यानी कि रास्ता पता करना है। ई एंड बी वेक्टर जब समांतर हो, इसमें जब पाथ होता है, ई और बी जब दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा, इसमें जो पाथ होता है वो लीनियर होता है। ई और बी जब आपस में लंबवत होता है, इसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखिएगा, ई बटा बी। ठीक है, बी का मतलब होता है वेलोसिटी,
ई हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और बी का मतलब हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इस फॉर्मूला को याद रखिए, V बराबर E बटा बी। साइक्लोट्रॉन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइक्लोट्रॉन चूंकि अब हम चैप्टर के एंड की ओर आ गए हैं, जितना भी मेन चीज बताना तो हम सारा चीज बता दिए और कुछ भी नहीं छोड़े हैं। एक बिहार बोर्ड के विद्यार्थी अगर इतना कर लेता है, बिहार बोर्ड के में, इसलिए जो वीडियो है ये बिहार बोर्ड के लिए बनाया जा रहा है, ये कोई जेईई और नीट के लिए वीडियो नहीं है। और जो जेईई नीट वाले हैं इसको देख करके अपना बेस मजबूत कर सकते हैं। ठीक, साइक्लोट्रॉन क्या होता है? तो यह एक ऐसा यंत्र होता है जो आवेशित कणों को त्वरित करने का कार्य करता है। मतलब साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस विच जो मतलब कि साइक्लोट्रॉन होता है वो क्या करता है कि एक ऐसा डिवाइस होता है जो आवेशित कण को त्वरित करने का कार्य करता है। मतलब कि जो चार्ज पार्टिकल्स होता है उसको स्केलेट करने का काम करता है, ऐसा डिवाइस होता है। जैसे प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, उसके बाद अल्फा पार्टिकल हो गया एटीसी, ये सब किसके द्वारा होता है स्केलेट? तो साइक्लोट्रॉन के द्वारा होता है। ये साइक्लोट्रॉन का डायग्राम है। साइक्लोट्रॉन का रेडियस यहां से यहां तक लिया जाता है, ये साइक्लोट्रॉन का रेडियस होता है। एकदम सिंपल से डायग्राम हम उठा करके लाए हैं, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अदरवाइज पूरा किताब का पन्ना उलट कर देख दीजिएगा, क्या साइक्लोट्रॉन इतना कॉम्प्लेक्स तरीका से दिया हुआ रहता है, एग्जामिनेशन में जाकर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एकदम सिंपल डायग्राम है, या इसको डीज कहते हैं। और ये जो है, ये जो लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वैक्यूम चेंबर है। और यहाँ पर आयरन का या किसी भी चीज का सोर्स ले लिया जाता है। यहाँ पे सोर्स जैसे कि अल्फा पार्टिकल हो गया, प्रोटॉन हो गया, यहाँ पे सोर्स ले लिया जाता है। ठीक, और यहाँ पे टारगेट को रखा जाता है और यहाँ से बीम निकलता है और इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को बताता है। तो चूंकि फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो पहले से भी पता है। और रेडियस का फॉर्मूला, तो जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो r² q² v² बटा m के बराबर होता है। अब कैसे निकलेगा? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, 1/2 mv², और वेलोसिटी का मान मास ला करके यहाँ पे पुट कर देंगे, आ जाएगा। लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन कहां पे जाकर के फेल करता है? तो देखिए, साइक्लोट्रॉन जो होता है उदासीन कणों को आवेशित नहीं कर पाता है। ठीक, यह उदासीन कणों को त्वरित नहीं कर पाता है, सॉरी आवेशित नहीं, त्वरित। ये जो होता है ये उदासीन कणों जैसे कि न्यूट्रॉन को कभी भी ये एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। और इलेक्ट्रॉन एक ऐसा स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है जिसके ऊपर आवेश होते हुए भी साइक्लोट्रॉन इसको आवेशित नहीं कर पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अक्सर लोग ये मान लेते हैं और आप भी जाइएगा एग्जामिनेशन में और गलती कर बैठिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है इसको साइक्लोट्रॉन त्वरित कर देता है, बट ऐसा नहीं है, ये एक्सेप्शन है, इसको आपको याद रखना है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, अब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नेटिक फील्ड का मान B है, और इसमें एक सिलेंड्रिकल वायर है, लेंथ L है, करंट I फ्लो हुआ, B और इस L के बीच में एंगल A बना, और A का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, A का मतलब क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला होगा I × L क्रॉस B, मतलब कि बराबर IBL sin थीटा, और थीटा क्या है? तो L तथा B के बीच का कोण। ठीक, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अब ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन आपको बता दिया है, राइट हैंड पाम रूल से निकालते हैं, और ये ज्यादा अप्लीकेबल होता है। फ्लेमिंग रूल जो होता है उतना ज्यादा अप्लीकेबल नहीं होता, ये ऑलरेडी बता दिया गया है। अब देखिए, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट, दो पैरेलल करंट है, दो पैरेलल वायर है, और इसके बीच में हम करंट को फ्लो कराएंगे दोनों वायर में। अब देखेंगे कि इसमें जो हमारा फोर्स है वो अट्रैक्शन है कि रिपल्सन का है। एक करंट कैरिंग वायर और दूसरा करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें करंट जा रहा है I2, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो करंट का डायरेक्शन सेम होता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये जो फोर्स है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है। इसमें जो फोर्स है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की ओर है, इसमें अंदर की ओर है। और इसमें देखिएगा एक ऊपर की ओर जा रहा है तो दूसरा नीचे की ओर आ रहा है, कि इसमें जो अपोजिट करंट है एक दूसरे को रिपेल करता है। तो क्या याद रखेंगे कि सेम करंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट करंट एक दूसरे को रिपेल करेगा, और ये डायग्राम ऐसा है। और जो फोर्स होगा उस फोर्स का फॉर्मूला होगा F/L बराबर
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू I1 इंटू I2 बटा डी, और डी होता है इन दोनों पैरेलल करंट के बीच का दूरी, इसको डी कहते हैं, और एल का मतलब होता है ये वाला लेंथ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब देखते हैं मैग्नेटिक डायपोल के बारे में। अब चूंकि ये जो चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वो तो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इसके आगे वाला जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, अगर आप इसको यहाँ पे देख लीजिएगा तो फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला जब हम वीडियो बनाएंगे तो इस चीज को हम डिस्कस नहीं करेंगे वहां पे। तो मैग्नेटिक डायपोल एक करंट कैरिंग लूप है, और इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल है, मतलब समझिए कि ये मैग्नेट ही है। इसमें करंट आई को फ्लो करेंगे तो इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसको एम से सूचित किया जाता है, और इस एम का फॉर्मूला होता है आई इंटू ए स्क्वायर, और आई का मतलब होगा करंट और ए का मतलब होगा एरिया, और एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ए का मतलब एम्पियर नहीं। तो अगर इसका हम यूनिट निकालेंगे, एम का यूनिट मतलब कि मैग्नेटिक डायपोल का यूनिट निकालेंगे तो एम्पियर और इनटू में मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और डायमेंशन भी हम लिख सकते हैं। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के कारण यहां से हमें मैग्नेटिक डायपोल का मान बताना है, तो चूंकि एम बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आई इंटू ए स्क्वायर, और चूंकि करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाई टाइम, और चार्ज 1 बाई टाइम के बदला में लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, तो एम बराबर इस आई के बदला में लिखेंगे क्यू इंटू एफ, और इंटू में लिखेंगे ए स्क्वायर। हाँ, तो एम बराबर, और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है आर रेडियस पर, इसको हम ई से डिनोट करेंगे, और ई का मान होगा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 गुलाम, और एम का मान हो जाएगा 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 केजी। तो ई इंटू और फ्रीक्वेंसी और इंटू में ए स्क्वायर। अब यहां से फ्रीक्वेंसी को वैल्यू को पुट करेंगे, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कहां से आएगा ऊपर, यहां पे फ्रीक्वेंसी है क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, और उस फ्रीक्वेंसी को जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे यहां से एक रिजल्ट आएगा एम बराबर ई भी आर बट्टा 2। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, बी का मतलब ये भी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, आर का मतलब उसका रेडियस। एल और एम के बीच संबंध, ये जो एल होता है इस एल का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक, मतलब कि कोणीय संवेग, और एंगुलर मोमेंटम यानी कि एल का फॉर्मूला होता है एम वी आर। ठीक है, एम वी आर डायरेक्ट लिख देते हैं बस एम वी आर। तो यहां से निकालेंगे एल बटा एम, तो एल का फॉर्मूला हो जाएगा एम वी आर, और एम का है कैपिटल एम है, और इस एम का फॉर्मूला है ई वी आर बाई 2। ये कैंसिल हो गया, तो यहां से एल बाई एम बराबर दो चला जाएगा ऊपर, तो यहां से एम बटा एल बराबर हो जाएगा ई बटा 2m। ठीक, एम बटा एल बराबर ई बटा 2m। कैपिटल जो एम है ये बता रहा है मैग्नेटिक डायपोल को, और स्मॉल एम जो बता रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को। टॉर्क और करंट, करंट पे टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E। ये चीज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जब हम पढ़ते हैं तो वहां से टाउ का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E। जब हम यहाँ पे आते हैं तो M क्रॉस B, और M के बदला में IA भर देंगे, और इसे I और A क्रॉस B है। अगर मान लेते हैं कि फेरो की संख्या n आ जाए, ये n बराबर 1 के लिए है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स n आ जाए तो उसमें क्या करेंगे, n से गुना कर देंगे। n से गुना हो गया, a क्रॉस b मतलब a b sin थीटा, थीटा बराबर 90, तो फिर ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा। a का मतलब एरिया होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे u बराबर माइनस एम बी, तो u बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया जाता है।
मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो इसका उपयोग परिपथ में अल्प धारा को मापने के लिए किया जाता है। मतलब कि स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का हम यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर के यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, देखिए ये करंट कैरिंग कॉइल है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, स्प्रिंग यहाँ पे लगा हुआ है, सॉफ्ट आयरन लगा हुआ है और यहाँ पे ये स्केल लगा हुआ है। फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल मिरर है, अपर सस्पेंशन मूविंग कॉइल है, यही कॉइल मूव करते रहता है, ये लोअर सस्पेंशन है। ये जो फॉर्मूला होता है, मतलब कि ये जो गैल्वेनोमीटर होता है ये टाउ बराबर m क्रॉस b के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसका फॉर्मूला होता है n इंटू आई इंटू ए बी साइन थीटा। ठीक, अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र में कई फेरों वाली कुंडली को रख दिया जाता है, फिर चुंबकीय क्षेत्र के पास धारा को मापने के लिए भेजा जाता है, तो कुंडली में टॉर्क और रोटेशन आता है और जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतना ही ज्यादा करंट भी होगा और उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन भी होगा और उतना ही ज्यादा रीडिंग स्केल पर भी मिलेगा। मतलब कि मोर द करंट मोर द टॉर्क मोर द डिफ्लेक्शन देन मोर द रीडिंग ऑन स्केल। ये गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत होता है। इसमें n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच कॉइल होता है, I का मतलब करंट इन ईच टर्न होता है, A का मतलब एरिया ऑफ ईच कॉइल, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और थीटा का मतलब एंगल बिटवीन B एंड M। फिर देखेंगे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिविटी कैसे निकालते हैं, तो सेंसिटिविटी दो प्रकार का होता है, एक होता है करंट सेंसिटिविटी और एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो एक गैल्वेनोमीटर को करंट सेंसिटिविटी कहा जाता है यदि वह अल्प धारा के लिए बड़ा डिफ्लेक्शन उत्पन्न करता है तब, और उसका सेंसिटिविटी के लिए फाई बराबर आई लिखते हैं और ये जो आई है इसका फॉर्मूला होता है k इंटू फाई, तो फाई फाई इसको कैंसिल कर देगा, तो इस k जो कांस्टेंट है इसके बदले में c बटा na भी लिखेंगे और इसके c बटा NAB में NAB को ऊपर कर देंगे तो वहां से ये फॉर्मूला बनेगा। और वोल्टेज सेंसिटिविटी में फाई बटा भी लिखते हैं और इस भी के बदला में लिखेंगे IR ओम्स लॉ के अनुसार, तो फिर फाई फाई कैंसिल तो 1 बाई और इसके बदला में c बटा NAB लिखेंगे और ये ऊपर चला जाएगा तो NAB बटा CR हो जाएगा। Then this is the end of your beautiful chapter moving चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। ढेर सारा इसमें कंसेप्ट आपको बताया गया है, बहुत लंबा भी वीडियो किया है, बट अगर इस वीडियो को कोई भी देख लेता है तो उसका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए थक गए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।